अस्सलाम वालेकुम। जी, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं। टेबल बेसिकली क्या होता है? टेबल आपके पास होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल का टैग लिखना होगा। टेबल के अंदर फिर आपके पास एक टी आर का टैग आता है। टी आर का मतलब है टेबल रो, यानी जितनी रोज आपको बनानी है टेबल के अंदर उतने आपको टी आर टैग यहाँ पर लेने होंगे। ठीक है, फिर हर टी आर के अंदर आपको टी डी टैग लगाना होगा। टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा टैग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने इसके अंदर लिख दिया नेम। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर चार बार कॉपी कर दिया है नेम। और फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया फादर्स नेम। ठीक है, और यहाँ फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिख दिया ईमेल, और यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया फ़ोन। ठीक है, अब मैं इसी टी आर को कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इनके यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अली अहमद, और इसकी जो है ईमेल मैंने यहाँ डाल दी xyz.com, और यहाँ पर इसका जो है फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिर्फ मैंने क्या किया है, एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर 2 रोज एंटर की हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने टीडी आप एक रो के अंदर डाल रहे हैं उतने ही टीडी आप बाकी की तमाम रोज के अंदर भी डालें। ये वाली जो टेबल रो है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास काम करेगी टेबल की हेडिंग्स का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, ओपन इन ब्राउजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास एक टेबल आ चुका है। नेम, पहली रो के अंदर जो हमने चीज़ें लिखी थी टीआर के टैग के अंदर, वो आपके सामने नजर आ रही है। नेम, फादर्स नेम, ईमेल, फ़ोन। और दूसरी टेबल की रो के अंदर जो चीज़ें हमने लिखी थी वो इनके नीचे नजर आ रही हैं। अब इसको आपने बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए आप बेसिकली कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ। माई टेबल मैंने इसका नाम रख दिया है, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। और यहाँ आकर CSS के अंदर मैं इसको जो है स्टाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया बॉर्डर, और इसकी मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया। लेकिन जो एक्चुअल के अंदर बॉर्डर हमें चाहिए था, अभी वो बॉर्डर नहीं आया है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमा लगाएं। ठीक है, और यहाँ पर एक और सिलेक्टर में लगा रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि माय टेबल के अंदर जो टीडी टैग है उसके ऊपर भी बॉर्डर लगा दें। देखें इसका मतलब क्या हुआ, माय टेबल, या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको अलग ही बना देता हूँ, भले वैसे भी हो जाएगा जैसे अभी मैंने किया था। माय टेबल के अंदर जो टीडी टैग है उसके अंदर भी मैं चाह रहा हूँ कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, यहाँ आकर इसको रिफ्रेश किया। अब आपने देखा कि जब मैंने टेबल के ऊपर लगाया था तो एक आउटर बॉर्डर हमारे पास आ गया था, और अब हमने टीडी के ऊपर लगाया तो हर टीडी के ऊपर जो एक अलग से आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ ये डबल जो आउटलाइन आ रही है इसको हमें नहीं चाहिए, सिंगल आउटलाइन आए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेबल से रिलेटेड, उसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स की जो प्रॉपर्टी आप की इसकी जो वैल्यू आपने देनी है वो भी कोलैप्स से देनी है। ये प्रॉपर्टी लगाने से क्या होता है कि आपके पास जो डबल बॉर्डर्स आ रहे होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं, वो खत्म होकर सिंगल आपके पास एक बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो काम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ जाए। तो स्पेस लाने के लिए जैसे आपको पता होगा हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे चारों तरफ से पैडिंग देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 पिक्सल। तो हर टीडी के अंदर ऑटोमेटिकली 15 पिक्सल की जो है पैडिंग आ जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से पैडिंग आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप और लेफ्ट से थोड़ी कम पैडिंग आए तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो इसकी है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10 पिक्सल, और थोड़ी सी स्पेस देकर यहाँ पर आप लिख दें 20 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखें टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल आ रही है, और लेफ्ट और राइट से आपके पास 20 पिक्सल की जो है यहाँ पर पैडिंग आ रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और है
सिर्फ ये 3 टैग्स नहीं होते हैं। टीडी की जगह पर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके मल्टीपल जगहों पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा कर्सर आप देख सकते हैं ये मल्टीपल जगहों के ऊपर एक साथ एडिटिंग करेगा। मैंने टीडी को यहाँ से रिमूव करके टीएच कर दिया। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो नॉर्मली टेबल हेडिंग जो है पहले टैग के अंदर ही लगाई जाती है, मतलब सॉरी पहली रो के अंदर ही लगाई जाती है। अब देखें यहाँ पर आपको फर्क नजर आएगा। मैंने इसको सेव किया और यहाँ आकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज है ये बोल्ड हो जाएगी, थोड़ी सी आपको नजर आ रहा है। अब ये जो हमारे पास पहली पहली रो है ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई है और इसके अंदर जो पैडिंग थी वो खत्म हो गई है। पैडिंग खत्म क्यों हो गई है? क्योंकि हमने जो पैडिंग लगाई है वो टीडी टैग के ऊपर लगाई है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो पैडिंग है ये टीएच के ऊपर भी लग जाए तो मैं इसका कॉमा लगाकर यहाँ पर टीएच का टैग भी लगा देता हूँ और यहाँ आकर मैंने उसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया और इसके अंदर जो पैडिंग थी वो हमने यहाँ पर अलग से इसके अंदर लगाई दी है। तो यहाँ पर फिर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स, मैं इसका डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने सिंपल सेम डेटा को यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जितनी दफा मैं इसको पेस्ट करूंगा उतनी रोज मेरे पास यहाँ पर बनती चली जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कोई मतलब नया कॉलम ऐड करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया टीएच के अंदर एक नया आप यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करेंगे और फिर उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर मल्टीपल चीजें यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ और बाकी जो रोज हैं उनके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर आप देखेंगे कि क्या होगा कि मेरे पास हेडिंग तो आ गई है लेकिन फिर ये वाला जो हिस्सा है ये खाली रहेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज लिखी ही नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि अभी तक मैंने टेबल बनाया, टेबल को किस तरह किया। अच्छा, अब आते हैं टेबल की थोड़ी स्टाइलिंग की तरफ। टेबल के अंदर अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक रेस्पॉन्सिव टेबल बन जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो टेबल वाली मैंने क्लास बनाई हुई है इसके अंदर ही मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। मैंने इसकी विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर दी है 100%। अब जब मैं टेबल को 100% की विड्थ दे देता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से एड्रेस को हटा देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने उसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल 100% की विड्थ के ऊपर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस में भी चेक करेंगे तो ये आपके पास फिर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको किसी भी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो ये आपके पास बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा हर डिवाइस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और होती है, मैं अगर इसके अंदर थोड़ी सी मार्जिन लगा दूँ, मार्जिन क्यों लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ही स्क्रीन के साथ जाकर लग गया है। तो इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, या 20 पिक्सल भी नहीं, हम इसको पिक्सल में नहीं देते हैं बल्कि हम इसको कह देते हैं 5%, यानी जो भी आपकी डिवाइस की स्क्रीन होगी उसकी 5% चारों तरफ से इसको, इस टेबल को जो है मार्जिन मिल जाएगा। अब ये मार्जिन तो इसने चारों तरफ से दे दिया है लेकिन आप देख रहे होंगे कि नीचे से एक स्क्रॉल बार आ गई है हॉरिजॉन्टल। तो ये इस चीज को खत्म करने के लिए भी हमारे पास फिर डिफरेंट चीज होती है, लेकिन अभी मैं आपको वो चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। वो चीज जब हम बूट स्ट्रैप करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिव करेंगे क्लासेस को, उस वक्त आपको वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको 50% कर दूं, 50% यहाँ पर करने के बाद आपकी स्क्रीन का 50% ये टेबल ले लेगा खुद ही। और जब आप इसको छोटा या बड़ा करके देखेंगे तो ये अपनी हाइट, अपनी विड्थ को ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन ये खुद ही छोटा या बड़ा करता रहेगा। तो फुल ये टेबल से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मैं आपको W3 स्कूल के ऊपर जाकर भी कुछ चीजें यहाँ पर दिखाना चाह रहा था टेबल से रिलेटेड। जो कुछ भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें एज इट इज W3 स्कूल्स के ऊपर अवेलेबल है। आप कोई भी कोड, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई भी कोड W3 स्कूल से जाकर देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो W3 स्कूल के ऊपर HTML टेबल्स के अंदर हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे इन्होंने यहाँ पर देखें टेबल जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनाया है। यहाँ पर इन्होंने स्टाइल लगाया, स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग की है, विद 100% दी है।
तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जैसे अभी मैंने एक्सटर्नल में की थी। उसी तरह फिर आपके पास बॉर्डर लगाने के लिए भी HTML का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर इक्वल टू 1। बॉर्डर इक्वल टू 1 लगाएंगे तो उसी तरह आपके पास देखेंगे कि टेबल के ऊपर और TD के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके पास एक बॉर्डर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग दिखाना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट वाली भी एक प्रॉपर्टी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल TH को अगर हम यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और हमने जो अभी कोड किया था उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय टेबल के अंदर जो TH का टैग है उसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन, और इधर मैं लिख देता हूँ राइट। अब टेक्स्ट अलाइन राइट करने से क्या होगा, मैं अपने कोड की तरफ आता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ इसको ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ओपन इन ब्राउजर करने से क्या हुआ, देखो मेरे जो TH का टैग था वो टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया। इसी तरह आप ये जो टेक्स्ट अलाइन राइट या लेफ्ट या सेंटर, इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अगर आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं TD को लेकर बल्कि मैं इसी को यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी फिर अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। कंट्रोल S करके मैंने सेव कर लिया। यहाँ का मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी TH हैं या TD हैं वो सारे के सारे अभी क्या हो गए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी। फिर ये आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर आप टेबल को बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देंगे तो वो डायरेक्टली फिर जैसे उन्होंने यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल बैकग्राउंड कलर दिया है टेबल को, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने TR के ऊपर एक सूडो क्लास लगाई है nth चाइल्ड के नाम से। ठीक है, TR मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर का ये वाला जो कलर है ये चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा कि माय टेबल के अंदर जो TR है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं सूडो क्लास लगाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है nth चाइल्ड, और इसके ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर 2 वैल्यूज दे सकते हैं, या तो आप इवन देंगे या आप ऑड देंगे। तो मैंने यहाँ पर इवन लिखा और बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया ये वाला जो हैश लगाकर EEE लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो भी इवन नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी भी TR हमारे पास है उसके अंदर जितनी भी इवन नंबर ऑफ रोज होंगी उनका बैकग्राउंड कलर ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ जाकर रिफ्रेश किया तो आपको ये नजर आ रहा होगा। देखो ये हमारी रो नंबर 1 थी, ये रो नंबर 2, 3, 4, यानी जो इवन नंबर ऑफ रोज थी उनका ये वाला कलर यहाँ पर सेट हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने किस तरह किया। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से चेंज ही कर लेता हूँ। ये nth चाइल्ड इवन वाला नहीं लगाते हैं, मैं करता हूँ इसको होवर। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी टेबल की रो को होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आकर मैंने रिफ्रेश किया। अभी आपको देखें स्क्रीन मतलब टेबल के अंदर कोई कलर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही कोई माउस इसके ऊपर लेकर जाएगा तो पूरी की पूरी टेबल की जो रो है वो ग्रे कलर के अंदर आपको नजर आ रही होगी। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। और ये जो nth चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट था, अगर आप इसमें ऑड नंबर्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो ऑड नंबर्स को भी आप यहाँ पर देकर ऑड नंबर ऑफ लाइन्स को यहाँ पर ये कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही वक्त में दोनों को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, और फॉर एग्जांपल मैं भी रैंडम कलर इसके अंदर दे रहा हूँ, रेड कलर मैंने लिख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने EEE वाला कलर था वो यहाँ पर ग्रे शेड के अंदर ही आ रहे हैं ऑड नंबर ऑफ लाइन्स, और इवन नंबर ऑफ लाइन्स पर मैंने रेड कलर सेट किया तो टेबल की जो लाइन्स हैं वो इवन इसके अंदर आ रही हैं। तो होपफुली यहाँ तक कि आपको सारा टेबल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी।
टेबल के बाद फिर हमारे पास आता है यूएल का टैग। यूएल क्या है? बेसिकली लिस्ट का टैग है। तो दो तरह की लिस्ट जो है हमारे पास हमारे एचटीएमएल के अंदर अवेलेबल होती हैं। एक आपके पास टैग होता है यूएल टैग, ठीक है, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक हमारे पास होता है ओएल टैग जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों का कॉन्सेप्ट तकरीबन सिमिलर ही है। यूएल या ओएल हो उसके अंदर आप एक टैग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है एल आई। एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। अब इस लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप कुछ नाम ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर 4 या 5 बंदों के नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया है यहाँ पर, या चलें हम एक नेम बार टाइप की चीज़ बना लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया होम, कॉपी किया यहाँ पर, इसको 4 बार पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट, फिर उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस। ठीक है, यही सेम चीज़ मैं कॉपी करके अपने ओएल के टैग में भी डाल देता हूँ ताकि आपको दोनों का साथ साथ फ़र्क पता चल जाए। ठीक है, अब स्टाइलिंग अभी हमने फ़िलहाल नहीं की है, इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बुलेट लिस्ट के साथ आपके पास लिस्ट आई है ये यूएल टैग से आ रही है। यूएल टैग मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें लिस्ट का कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता। ओएल जो है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें जो है नंबरिंग ऑटोमेटिकली आपके पास आती है। इसके अंदर 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, जितने लिस्ट आइटम आपके पास बढ़ते चले जाएंगे उतना ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 होता चला जाएगा। अगर इसी को हम यहाँ पर W3 स्कूल के ऊपर आकर देखें तो टेबल के ठीक नीचे यहाँ पर HTML लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये दोनों आपको दिखा रहा है। ये जैसे बुलेट लिस्ट के अंदर आ रहा है और ये आपके पास नंबरिंग के अंदर आ रहा है। तो अब ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर बेसिकली आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक आपके पास होती है डिस्क, एक आपके पास होती है सर्किल, एक है स्क्वायर और एक आपके पास है नन। ठीक है, अगर आप डिस्क लगा रहे हैं तो डिस्क का मतलब ये डिफॉल्ट में होती है। ये जो आपको इस तरह का ये सर्किल नजर आ रहा था अभी, ये आपके पास डिफॉल्ट के अंदर आ रहा है, ये डिस्क है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, उन्होंने यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट स्टाइल सर्किल नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको आपको चेंज करके स्क्वायर कर देता हूँ और की रिजल्ट करते हैं तो अब फिर आपको ये स्क्वायर की शेप के अंदर नजर आ रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे ये कुछ भी नजर नहीं आएगा। लिस्ट अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन उसका जो स्टाइल है वो हमने नन कर दिया है, इसीलिए हमें ये बिल्कुल ब्लैंक जो है ये नजर आ रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिस्ट स्टाइल टाइप जो आपके पास CSS की प्रॉपर्टी है, इसकी बेसिक 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक है आपके पास डिस्क, सर्किल, स्क्वायर और नन। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो इन्होंने ये एक एक करके भी दिखाया। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये CSS की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये टाइप नाम का HTML का एट्रीब्यूट है। इन्होंने देखें यहाँ पर टाइप इक्वल टू 1 किया है। ठीक है, टाइप इक्वल टू 1 करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 के अंदर ये रिजल्ट आएगा। अगर आपने टाइप इक्वल टू A करके लिखा है इसके अंदर HTML के एट्रीब्यूट में तो आपके पास ये ABCD यहाँ पर शो करेगा, 1 2 3 शो नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास लोअर केस के अंदर अगर आप ये लिखेंगे तो लोअर केस में ABCD आएगी। अगर आप अपर केस I लिखेंगे या लोअर केस आई लिखेंगे तो आपको रोमन नंबर्स के अंदर ये रिजल्ट शो करेगा। जैसे रोमन के अंदर यहाँ पर ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह फिर ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इतनी काम में भी नहीं आती। हाँ, यहाँ पर ये HTML नेस्टेड लिस्ट है, ये आपके पास काम में आ सकती है कि देखें ये वाला li टैग यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है। इस li के अंदर इन्होंने एक और UL को शुरू किया है। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो मेन टैग है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि एक li ये, दूसरा li और 3 li, यहाँ पर आपको 3 जो है पेरेंट ये li आइटम्स मिलेंगे। फिर जो T आपके पास li था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है
li को यहाँ पर सॉरी एक ul यानी एक पूरा लिस्ट का टैग इन्होंने यहाँ पर अलग से लगाया, जिसके अंदर दो अलग li हैं, एक ब्लैक टी और एक ग्रीन टी। तो आपको ब्लैक टी और ग्रीन टी यहाँ पर टी के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये नेस्टेड लिस्ट बनाने की आपको जरूरत पड़ सकती है जब हम नेव बार बनाते हैं। नेव बार आपके पास जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहे होते हैं, यानी एक आइटम के अंदर मल्टीपल आइटम्स और आ रहे होते हैं, उस वक्त हमें फिर ये नेस्टेड लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसको भी इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको नेस्टेड नेव बार मेन्यू किस तरह बनाए जाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। अगर टाइम ना मिल सका तो फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कि आप नेस्टेड मतलब किस तरह बना सकते हैं। यूट्यूब का कोई लिंक होगा, बहुत आराम से आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल सकता है। मैं भी आपको एक नेव बार बनाकर दिखाता हूँ एक हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं ये ओएल जो है हमारी इसको हटा देता हूँ। इसको हम स्टाइल करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखें मैं गया, अच्छा इन सबको जो है हम लिंक्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं इसको लिंक बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इससे ए टैग को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसी पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाकर 3 दफ़ा मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हैश लगा देते हैं। हैश का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ आकर और इसको मैं 3 दफ़ा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। यहाँ आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये 4 लिंक्स आ रहे हैं। लिस्ट के अंदर हमने अब ए टैग का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको आपको एक नेव बार कंप्लीट बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, और पहले ऐसा करते हैं कि हम अपने यूएल को एक क्लास असाइन कर देते हैं। इसको मैं क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको क्लास दे रहा हूँ नेव बार। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइल करना शुरू किया नेव बार। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि नेव बार के अंदर, यानी नेव बार जो हमारी क्लास है उसके अंदर जो भी li हैं और उसके अंदर जो a है, a टैग है, नेव बार के अंदर जो li टैग है और उसके अंदर जो a टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नन, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, इतना हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, टेक्स्ट ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर करता हूँ नेव बार के अंदर जो हमारे पास li आ रहे हैं उसको मैं करना चाह रहा हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, जो अभी मैंने आपको दिखाया था जिसकी 4 प्रॉपर्टीज थी, 4 वैल्यूज थी, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लिस्ट के जो आइकन आ रहे थे डिस्क वाले वो यहाँ से ख़त्म हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो li है इसको मैं कर दूं डिस्प्ले। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी जब हमारी क्लास हुई थी लैब के अंदर उस वक्त भी मैंने डिस्कस किया था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से क्या हुआ कि ये जो आपके पास लिंक्स थे ये एक लाइन के अंदर आ गए हैं, और अब हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इनके ऊपर पैडिंग और मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो नेव बार होती है, सॉरी ये जो यूएल का टैग होता है इसके अंदर खुद की थोड़ी बहुत मार्जिन और खुद की थोड़ी बहुत पैडिंग ऑटो आ रही होती है, तो हम उसको पहले यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा नेव बार मार्जिन और इसको मैंने 0 दिया। इसी तरह मैं इसको यहाँ पर पैडिंग भी 0 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब ये बिल्कुल एंड के अंदर यहाँ से जाकर जो इसकी डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। ठीक है, नेव बार को एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक, और इसका जो टेक्स्ट कलर है टेक्स्ट कलर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट। ठीक है, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, टेक्स्ट कलर वाइट नहीं हुआ है, उसकी क्या वजह हो सकती है, मैंने यहाँ पर कोई कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की होगी, उसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर अब टेक्स्ट कलर जो है हमारे पास ये वाइट अभी भी नहीं हुआ है, तो बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर जो कलर था, क्योंकि वो लिंक है इसीलिए वो ये ब्लू कलर में आ रहा था, अब यहाँ पर लिंक का कलर जो है हमने वाइट कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको पैडिंग देनी है ताकि ये इसके अंदर जो है स्पेसिंग आ जाए ऑटोमेटिकली। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैडिंग देकर देखते हैं क्या होता है। मैं इसको देता हूँ, ऊपर से हम इसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से हम इसको पिक्सल पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल की। ठीक है, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास पैडिंग अभी भी कम लग रही है मुझे थोड़ी, तो ऐसा करते हैं, इसको 20 कर देते हैं और इसको हम 30 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब ये बिल्कुल सही हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो फिर इसका जो है कलर हमारे पास चेंज हो जाए एलआई का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमारे पास सिलेक्टर था जिसके अंदर एलआई की हम बात कर रहे थे, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, और अब मैं इसका होवर जो सूडो क्लास है वो लगा रहा हूँ, और इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर और इसको मैं देता हूँ रेड। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, यहाँ आकर रिफ्रेश किया। अब देखें, जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जा रहा हूँ एलआई के ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक नेवबार की शेप आ चुकी है। जब मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा, अच्छा इसका आप टेक्स्ट जो है फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको यहाँ पर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली नेवबार के अंदर लिख देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और इधर मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल एरियल, आप चाहें जो मर्जी दे सकते हैं। तो अभी आपके पास एरियल फ़ॉन्ट के अंदर ये आपका एक नेवबार रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी ये बहुत डिटेल्ड नेवबार नहीं है, जब बूटस्ट्रैप हम करेंगे तो उस वक्त आपको डिटेल्ड नेवबार और रिस्पॉन्सिव नेवबार किस तरह बनाए जाते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ यूएल को आपने नेवबार की शेप किस तरह दी है ये आपको समझना था, और होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो होपफुली टेबल और लिस्ट वगैरह ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लास को बस अभी यहीं तक फाइंड अप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं, फॉर्म्स को किस तरह हम HTML CSS की मदद से मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे।